नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको गुजरात की एक यादगार यात्रा पर लेकर चलेंगे, जहां हमें जंगल की रोमांचक सफारी, समुद्र के किनारे बसे पवित्र मंदिर और ऐतिहासिक स्थल देखने को मिली। इस सफर में हमने वेरावल से शुरुआत की और गिर नेशनल पार्क, देवलिया सफारी, सोमनाथ, दीव और द्वारका जैसे प्रसिद्ध स्थानों को एक्सप्लोर किया। यह वीडियो सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट ग्राउंड लेवल ट्रैवल गाइड है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। हमने अपनी इस यात्रा की शुरुआत मुंबई से की थी। मुंबई से हमने दोपहर 1 बजे की ट्रेन ली और पूरी रात की यात्रा के बाद हम अगले दिन सुबह लगभग 6:30 बजे वेरावल रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अगर आप बाय एयर आ रहे हो तो सोमनाथ का नियरेस्ट एयरपोर्ट दीव है, लेकिन राजकोट एयरपोर्ट के कंपैरिजन में दीव के फ्लाइट टिकट्स थोड़े ज़्यादा महंगे होते हैं। दीव से सोमनाथ का डिस्टेंस लगभग 82 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में करीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। वहीं राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सोमनाथ का डिस्टेंस लगभग 222 किलोमीटर है और इस रूट को कवर करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। अगर आप वेरावल से यात्रा शुरू कर रहे हो तो रूट रहेगा वेरावल, सोमनाथ, गिर, दीव एंड द्वारका। और अगर आप दीव से यात्रा शुरू कर रहे हो तो रूट रहेगा दीव, सोमनाथ, गिर एंड द्वारका। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोमनाथ कैसे आए, कहाँ रुके और कौन कौन से प्लेसेस विजिट करें। हमारी ये यात्रा 4 नाइट्स एंड 5 डेज की थी। हमने हमारी यात्रा की शुरुआत वेरावल से की थी। हमारा रूट वेरावल, सोमनाथ, गिर, दीव एंड द्वारका था। वेरावल रेलवे स्टेशन के बाहर ही ऑटो इजीली मिल जाती है, जिससे आप सीधा सोमनाथ पहुंच सकते हो। हमें सासनगिर भी जाना था, इसलिए हमने एडवांस में कार बुक कर ली थी, जिसका एक दिन का चार्ज लगभग 3000 था। अगर सिर्फ ऑटो से सोमनाथ जाना हो तो ऑटो का चार्ज अराउंड 300 रुपीज़ पड़ता है, और अगर ऑटो से सासनगिर जाना हो तो ऑटो का पूरे दिन का कॉस्ट लगभग 2000 रहता है, जो पीक सीज़न में थोड़ा वेरी होता रहता है। ये सारे चार्जेस वेटिंग टाइम और सोमनाथ वापस रिटर्न आने के हिसाब से बताए गए हैं। हमारा होटल सोमनाथ टेम्पल के बिल्कुल पास था। वेरावल से सोमनाथ की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है, जिसे टैक्सी या ऑटो से आसानी से 15 से 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है। थोड़ी देर होटल सागर दर्शन में रुककर फ्रेश होने के बाद हम सुबह 7:30 बजे सासनगिर नेशनल पार्क के लिए निकल पड़े। सोमनाथ से सासनगिर का डिस्टेंस 57 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस कवर करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, जैसे ही आप गिर नेशनल पार्क के रिसेप्शन एरिया में पहुंचते हो, सबसे पहले यहाँ परमिट वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद आपको जीप और गाइड असाइन किया जाता है। रिसेप्शन के राइट साइड में एक छोटा सा ऑफिस है, जहां पर आपको बाकी की पेमेंट करनी होती है। ये गिर नेशनल पार्क का एंट्री पॉइंट है, जहां पे आपका परमिट एंड आईडीज का वेरिफिकेशन होता है। गिर नेशनल पार्क में 6 सीटर जीप का चार्ज लगभग 3500 रुपीज़ है एंड गाइड का चार्ज अराउंड 400 रुपीज़ है। ऑनलाइन परमिट बुकिंग के समय आपने पहले ही 1000 एडवांस पेमेंट कर दिया होता है। इस तरह से टोटल कॉस्ट
लगभग 5000 हो जाता है। गिर नेशनल पार्क मिड अक्टूबर से मिड जून तक खुला रहता है। जून से अक्टूबर तक मानसून के कारण पार्क बंद रहता है। अगर आप शेर देखने के ज़्यादा चांस चाहते हैं तो मार्च एंड अप्रैल बेस्ट टाइम है। दोस्तों, गिर सफारी की बुकिंग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होती है। आप girlion.gujarat.gov.in पे जाके आपकी सफारी की बुकिंग कर सकते हो। कृपया किसी एजेंट या फर्जी वेबसाइट के चक्कर में न पड़े। बुकिंग के लिए आपको डेट और टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद सभी लोगों का नाम और आईडी डिटेल फिलअप करना रहता है। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट करने के बाद आपको ई परमिट मिल जाएगा। सफारी वाले दिन वही ओरिजिनल आईडी साथ लेकर जाना जरूरी है। गिर नेशनल पार्क में रोज 3 टाइम सफारी होती है। सुबह 6:30 से 9:30, फिर 9:30 से 12:30 और शाम में 3:30 से 6:30। अगर आप लायन साइटिंग के लिए आ रहे हो तो बेस्ट टाइम है मॉर्निंग सफारी। इस वक्त मौसम थोड़ा ठंडा होता है और शेर ज़्यादा एक्टिव मोड में होते हैं। शाम वाली सफारी भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मिड डे सफारी में लायंस अक्सर जंगल के अंदर रेस्ट करते मिलते हैं। इसलिए अगर गिर आओ तो पॉसिबल हो तो मॉर्निंग या इवनिंग सफारी बुक करो। लायन देखने के चांसेस डबल हो जाते हैं। गिर नेशनल पार्क विजिट करते टाइम कुछ ज़रूरी बातें याद रखें। सफारी पहले से बुक करें। आईडी वही हो जो बुकिंग में डाली हो। लेट पहुंचे तो एंट्री नहीं मिलती। जानवरों को छेड़ना या आवाज़ करना मना है। और गारंटेड लाइन साइटिंग का कोई भी दावा फर्जी होता है। अगर हमारी जंगल सफारी की बात करें तो करीब 9:30 बजे हमारी जीप जंगल के अंदर प्रवेश करती है। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते हैं, चारों तरफ घना जंगल, कच्चे रास्ते और पूरी तरह प्राकृतिक वातावरण देखने को मिलता है। सफारी के दौरान हमें हिरणों के झुंड, नीलगाय, सांबर डियर, जंगली सुअर, मगरमच्छ, मोर और कई तरह के पक्षी दिखाई दिए। लेकिन सफारी का सबसे रोमांचक पल तब आता है जब अचानक जंगल के बीच एशियाई शेर दिखाई देता है। गिर भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और उन्हें उनके प्राकृतिक हैबिटेट में देखना अपने आप में बहुत खास अनुभव होता है। दोस्तों, गिर नेशनल पार्क में बाकी सफारी की तरह जोन्स नहीं होते। यहाँ पर सफारी के लिए रूट्स असाइन किए जाते हैं। हर जीप को एक फिक्स्ड रूट असाइन किया जाता है
हमारा रूट नंबर 10 था। हर रूट अलग अलग जंगल एरिया को कवर करते हैं, जिससे क्राउड कंट्रोल रहता है और वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्बेंस कम होता है। रेस्ट पॉइंट पर आप थोड़ी देर रुक सकते हो, फ्रेश हो सकते हो, पानी पी सकते हो और आसपास की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो। सफारी के बीच में यह रेस्ट पॉइंट काफ़ी यूज़फुल रहता है। दोस्तों, जंगल सफारी के अंदर खाना अलाउड नहीं होता है। ना आप खाना ले जा सकते हो और ना ही अंदर कोई रेस्टोरेंट या स्टॉल होता है। ये वाइल्ड लाइफ सेफ्टी और क्लीनलीनेस के लिए होता है। इसलिए बेस्ट यही है कि सफारी से पहले लाइट फूड या ब्रेकफास्ट कर ले। अगर साथ में छोटे बच्चे हो तो आप फूड पैकेट्स साथ में रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि रैपर्स बाहर ना फेंकें। ज़्यादा हेवी खाना अवॉइड करें और पानी की बोतल साथ रखें। तो दोस्तों, देखते देखते इसी तरह 12:30 बज जाते हैं और हमारी ये लगभग 3 घंटे की लायन सफारी अब समाप्त होने वाली होती है। करीबन 12:30 बजे हम एग्जिट गेट के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ से हमारी जीप हमें वापस रिसेप्शन एरिया के पास लेकर जाती है, जहाँ पहले से ही हमारी कार पार्कड होती है। रिसेप्शन एरिया से निकलने के बाद हम अब नेवलिया पार्क की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में आपको कई लोकल फार्म्स और छोटे ढाबे मिल जाते हैं, जहाँ पे आप प्योर देसी गुजराती डिशेस ज़रूर ट्राई कर सकते हो। सिंपल, फ्रेश एंड बिल्कुल लोकल टेस्ट के साथ। करीबन 2:30 बजे हम देवलिया पार्क सफारी के एंट्री गेट के पास पहुंचते हैं। देवलिया सफारी पार्क की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6:30 से 10:30 एंड शाम को 3 बजे से 6:30 तक ओपन रहता है। सुबह 11:30 से दोपहर 3 बजे तक पार्क बंद रहता है। देवलिया सफारी पार्क बुधवार के दिन बंद रहता है। दोस्तों, देवलिया सफारी पार्क में सफारी के कुल 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला है जीप सफारी, जिसका चार्ज लगभग 4000 प्रति जीप होता है, और दूसरा है बस सफारी, जिसमें पर पर्सन 150 रुपीज़ का चार्ज होता है, जो पीक सीजन्स में 190 रुपीज़ तक हो जाता है। देवलिया बस सफारी के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। आप डायरेक्ट देवलिया सफारी पार्क पहुंचकर बुकिंग कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की होती है उन्हें यहाँ पहुंचकर फिजिकल पास अलॉट किए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं देवलिया सफारी पार्क की बस सफारी की। ये सफारी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कम समय में वाइल्ड लाइफ को आराम से देखना चाहते हैं। देवलिया की बस सफारी का ड्यूरेशन लगभग 30 से 40 मिनट का होता है। कम समय में आपको पूरा पार्क कवर करा दिया जाता है। यहाँ पे आपको नीलगाय भी दिखाई देती है, जो भारत की सबसे बड़ी एंटेलोप मानी जाती है। देवलिया का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है एशियाई शेर। बस सफारी में शेर के दिखने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। पार्क में बड़ी संख्या में चीतल देखने को मिलते हैं, जो शेरों का मुख्य पेय भी होते हैं। सांभर डियर आकार में बड़े होते हैं और अक्सर झाड़ियों और पेड़ के पास
दिख जाते हैं। अगर किस्मत अच्छी हो तो आपको सियार या लकड़बग्गा भी दिख सकता है। गिर नेशनल पार्क में आपको असली जंगल सफारी का एक्सपीरियंस मिलता है, जहां ओपन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ को नेचुरल हैबिटेट में देखा जाता है। वही देवलिया सफारी पार्क एक फेंस्ड एरिया है, जहां कम समय में वाइल्ड लाइफ साइटिंग के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। गिर की सफारी लगभग 3 घंटे की होती है, जबकि देवलिया की सफारी सिर्फ 30-40 मिनट में पूरी हो जाती है। गिर की सफारी एडवेंचर और पेशेंस वालों के लिए बेस्ट है, और देवलिया सफारी फैमिली, सीनियर सिटीजन्स और लिमिटेड टाइम वाले यात्रियों के लिए सही है। शॉर्ट में कहे तो रियल जंगल एक्सपीरियंस चाहिए तो गिर नेशनल पार्क, और गारंटेड वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग चाहिए तो देवलिया सफारी पार्क। गिर सफारी महंगी और लिमिटेड परमिट वाली होती है, जबकि देवलिया सफारी बजट फ्रेंडली और आसानी से अवेलेबल रहती है। करीबन 4 बजे के आसपास हमारी सफारी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम यहीं देवलिया पार्क की अवेलेबल कैंटीन में शाम का नाश्ता और चाय ले लेते हैं। लगभग 4:30 बजे हम यहाँ से निकलते हैं और वापस सोमनाथ में अपने होटल की ओर रवाना हो जाते हैं। लगभग शाम 6 बजे के आसपास हम वापस अपने होटल पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर होटल सागर दर्शन में रुककर फ्रेश होने के बाद करीब 7:30 बजे हम निकलते हैं सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर पहली नज़र में ही मन को शांति देता है। हमारा होटल मंदिर के बिल्कुल पास था, जिसकी वजह से पैदल ही आसानी से मंदिर पहुंच गए। मंदिर के बाहर ही फ़ोन और बैग रखने के लिए काउंटर्स अवेलेबल है। आप यहाँ अपना फ़ोन रखकर आराम से दर्शन के लिए जा सकते हो, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होता। दोस्तों, शाम 7:30 बजे सोमनाथ मंदिर में दर्शन करते समय मंदिर की भव्यता और वहाँ का आध्यात्मिक वातावरण बेहद दिव्य महसूस होता है। करीब 8:30 बजे हमारे दर्शन कंप्लीट हो जाते हैं। दर्शन के बाद हम सोमनाथ मंदिर परिसर में होने वाले लेजर और साउंड शो का टिकट ले लेते हैं, जिसका चार्ज प्रति व्यक्ति 50 रुपीज़ होता है। लाइट शो में सोमनाथ मंदिर के इतिहास, उसके बार बार पुनर्निर्माण और आस्था की शक्ति को बहुत भावनात्मक तरीके से दिखाया जाता है। यह शो सोमनाथ की कहानी को और गहराई से समझने का एक अच्छा माध्यम है। शो के टाइमिंग्स की बात करें तो 7:45 PM to 8:15 PM एंड दूसरा शो 8:45 PM to 9:15 PM रहता है। सोमनाथ मंदिर के पास में ही बने पुराने मंदिर में भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हो, जिसका निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18th सेंचुरी में करवाया था। लगभग 9:30 बजे हम डिनर के लिए वापस होटल सागर दर्शन में पहुंच जाते हैं। अगर आप चाहे तो मंदिर के भोजनालय में निःशुल्क प्रसाद भी ले सकते हैं, जो बिल्कुल सिंपल और सात्विक होता है। अगर हम सोमनाथ में होटल्स की बात करें तो आपको मंदिर परिसर के आसपास कई बजट होटल्स मिल जाते हैं, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस करीब 1000 से शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, पीक सीजन्स में यही होटल्स 3 से 4 गुना तक ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। इसलिए हमारी सलाह यही रहेगी, या तो एडवांस बुकिंग करें या फिर अगर पॉसिबल हो तो पीक सीजन से अवॉइड करें। पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मंदिर परिसर में घूमने वाले रैंडम ट्रैवल एजेंट से सावधान रहें। हमेशा किसी भी टूर या सफारी की बुकिंग जेन्युइन ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही करें, या तो अपने होटल के थ्रू या तो मंदिर परिसर के आसपास अवेलेबल ट्रैवल एजेंट बुकिंग ऑफिस से ही करें। तो दोस्तों, इस तरह हमारा डे 1 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन की यात्रा हम आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यात्रा के डे 2 में। आज हम कवर करने वाले हैं सोमनाथ का लोकल साइट सीइंग और साथ ही दीव का एक ब्यूटीफुल डे ट्रिप।
अगर आप चाहो तो दीव की जगह पे जूनागढ़ और गिरनार पर्वत भी विजिट कर सकते हो और फिर जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से द्वारका के लिए ट्रेन बोर्ड कर सकते हो। लेकिन हमने अपनी यात्रा के लिए दीव घूमने का डिसाइड किया, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी सोमनाथ और दीव की ये पूरी यात्रा, जो कुछ इस तरह से रही। अगले दिन सुबह लगभग 7 बजे हम फिर से सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। सुबह का टाइम सोमनाथ मंदिर के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इस वक्त भीड़ कम होती है और शांति के साथ दर्शन हो जाते हैं। मंदिर का सुबह का माहौल बहुत ही पॉजिटिव और स्पिरिचुअल लगता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम प्रसाद काउंटर से प्रसाद ले लेते हैं। दर्शन करने के बाद हम होटल से चेकआउट करते हैं और फिर सोमनाथ लोकल साइट सीन और दीव घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इस पूरे टूर के लिए हमने पहले से ही कैब हायर कर ली थी, जिसमें सोमनाथ लोकल साइट सीन, दीव विजिट और रात को वेरावल रेलवे स्टेशन ड्रॉप इंक्लूडेड था। अगर आप सिर्फ सोमनाथ लोकल साइट सीन करना चाहते हो तो आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। आप ऑटो रिक्शा ले सकते हो, जिसका चार्ज लगभग 500 के आसपास होता है, या फिर सोमनाथ मंदिर परिसर से चलने वाली लोकल साइट सीन बसेस का यूज़ कर सकते हो। मंदिर से ऑपरेट होने वाली बस का चार्ज सिर्फ 30 रुपीज़ पर पर्सन होता है, लेकिन इसकी टाइमिंग फिक्स्ड होती है। सुबह 8 बजे, 10:30 बजे एंड दोपहर को 3 बजे, और पूरी जर्नी लगभग 2 घंटे की होती है। लेकिन पीक सीज़न में जैसे क्रिसमस या स्कूल हॉलीडेज़, दिवाली के टाइम ये बसेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ऑटो या टैक्सी के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। हम क्रिसमस 2025 के पीक सीज़न में गए थे, इसलिए हमारी टैक्सी का चार्ज लगभग 4000 लगा, जो नॉर्मली 3000 से 3500 के बीच में होता है। हमने ये सब अरेंजमेंट होटल के थ्रू ट्रैवल एजेंट से पहले ही फिक्स करवा लिया था, जिससे हमें लास्ट मोमेंट में कोई टेंशन नहीं हुई। सबसे पहले हम सूर्य मंदिर पहुंचते हैं, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। मंदिर का आर्किटेक्चर सिंपल है, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी शांत होता है। यहाँ आकर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। सूर्य मंदिर के दर्शन के बाद आप पास में ही बनी पांडव गुफाओं के दर्शन भी कर सकते हो। पांडव गुफा देखने के बाद आप पास में ही बने हिंगलाज माता के मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हो। सोमनाथ मंदिर से त्रिवेणी संगम एंड सूर्य मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम त्रिवेणी संगम विजिट करते हैं, जहां हिरन, कपिला और सरस्वती ये सब नदियों का संगम होता है। ये जगह हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है और यहाँ लोग स्नान और पिंडदान भी करते हैं। सुबह का टाइम यहाँ बहुत ही शांत और पीसफुल होता है। फिर हम गीता मंदिर विजिट करते हैं, जहाँ भगवद गीता के श्लोक दीवारों पर लिखे हुए हैं। ये जगह थोड़ी शांत और पीसफुल है
जहां आप बिना भीड़ के आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। त्रिवेणी संगम से गीता मंदिर की दूरी लगभग 700 मीटर के आसपास है। माना जाता है कि यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम धाम की यात्रा शुरू की थी। लगभग 9:30 बजे हम सोमनाथ से दीव के लिए निकलते हैं। सोमनाथ से दीव का डिस्टेंस लगभग 87 किलोमीटर है और इसे कवर करने में 1.5 घंटे का टाइम लगता है। रास्ते में हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और पूरा रास्ता काफ़ी स्मूथ और सीनिक है। ड्राइव कंफर्टेबल होती है और कहीं भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता। हम लगभग 11:30 बजे के आसपास दीव पहुंच जाते हैं। दीव पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ की साफ सड़कें, समुद्र का किनारा एंड पुर्तगाली शैली की इमारतें इस जगह को खास बनाती है। सबसे पहले हम नागोवा बीच जाते हैं, जो दीव का एक क्लीन और फैमिली फ्रेंडली बीच माना जाता है। यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स, कैमल राइड और बीच वॉक का मज़ा ले सकते हो। बीच ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता, इसलिए आराम से टाइम स्पेंड किया जा सकता है। उसके बाद हम गंगेश्वर महादेव मंदिर विजिट करते हैं, जो समुद्र के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। नागोवा बीच से गंगेश्वर महादेव टेम्पल का डिस्टेंस लगभग 4.5 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर 5 शिवलिंग है, जिन पर समुद्र की लहरें खुद अभिषेक करती है। हाई टाइड के टाइम ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। फिर आप चाहे तो सेंट पॉल्स चर्च जा सकते हैं। गंगेश्वर महादेव टेम्पल से चर्च का डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। चर्च पोर्टुगीज आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चर्च का इंटीरियर काफ़ी ब्यूटीफुल और पीसफुल है और फोटोग्राफी के लिए भी ये जगह काफ़ी अच्छी है। इसके बाद हम दीव फोर्ट विजिट करते हैं, जहाँ से समुद्र और पुराने पोर्टुगीज स्ट्रक्चर का बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। सेंट पॉल चर्च से दीव फोर्ट का डिस्टेंस लगभग 400 मीटर है। यहीं से आपको नवल शिप भी दिख जाती है, जो इस जगह को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। फोर्ट विजिट करने के बाद आप फोर्ट के बाहर ही अवेलेबल टी स्टॉल्स में इवनिंग स्नैक्स कर सकते हो। फोर्ट विजिट करने के बाद आप नवल शिप देखने के लिए जा सकते हो।
ये सभी पॉइंट्स एक ही रूट पे पड़ते हैं एंड साथ में कवर हो जाते हैं। शाम 6 बजे हम दीव से रिटर्न जर्नी स्टार्ट करते हैं। लगभग 7:30 बजे हम सोमनाथ पहुंच जाते हैं। सोमनाथ पहुंचते ही सबसे पहले हम निकल पड़ते हैं बाणगंगा के दर्शन के लिए। बाणगंगा सोमनाथ का एक पवित्र स्थल है। इसका संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। यह स्थल समुद्र के किनारे स्थित 2 स्वयंभू शिवलिंग के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने प्यास बुझाने के लिए अपने दिव्य बाण से गंगा जल प्रकट किया था। बाणगंगा विजिट करने के बाद हम पहुंच जाते हैं भालका तीर्थ। भालका तीर्थ बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है और ये स्थल सोमनाथ यात्रा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल स्थल माना जाता है। भालका तीर्थ का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को जो अंतिम तीर या बल्ला लगा था वो यही स्थल पे लगा था। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और निज धाम की यात्रा की। इसलिए भालका तीर्थ को भगवान श्री कृष्ण के महाप्रस्थान से जोड़ा जाता है और ये जगह भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है। भालका तीर्थ का माहौल काफ़ी शांत होता है। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, इसलिए आप शांति से बैठ के दर्शन एंड ध्यान कर सकते हो। इसके बाद रास्ते में हम डिनर कर लेते हैं क्योंकि वेरावल स्टेशन के पास अच्छे फूड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। लगभग 10 बजे हम वेरावल रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और यहीं से रात 11 बजे हम द्वारका के लिए ट्रेन बोर्ड करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारी यात्रा का डे 2 यहीं पे समाप्त हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी गुजरात यात्रा के डे 3 में। और आज हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। सुबह 7 बजे हम द्वारकाधीश रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो और कैब आसानी से मिल जाती है, जिससे आप आराम से द्वारकाधीश टेम्पल पहुंच सकते हो। रेलवे स्टेशन से द्वारकाधीश मंदिर की दूरी करीब 3 किलोमीटर है और पहुंचने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। ऑटो का चार्ज लगभग 200 होता है। द्वारका पहुंचते ही हम सबसे पहले होटल में चेक इन कर लेते हैं। हाँ, एक बात साफ महसूस होती है कि द्वारका में होटल बाकी जगहों के मुकाबले काफ़ी महंगे होते हैं और कई बार कमरे बहुत ही बेसिक मिलते हैं, खासकर पीक सीजन में। नाश्ते के बाद हम द्वारकाधीश टेम्पल दर्शन के लिए निकलते हैं। करीब 10 बजे हम दर्शन की लाइन में लगते हैं और लगभग 3 घंटे बाद दर्शन होते हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के बाद मन को जो शांति मिलती है वो सब कुछ भुला देती है। मंदिर में दर्शन के लिए 2 द्वार बने हुए हैं, मोक्ष द्वार एंड स्वर्ग द्वार। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप गोमती घाट एंड सुदामा सेतु देखने के लिए जा सकते हो। द्वारका भारत के सबसे पवित्र स्थलों में शुमार है। बद्रीनाथ, पुरी और रामेश्वरम सहित 4 धामों में इसका स्थान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने उत्तर प्रदेश के ब्रज से यहाँ आकर इस नगरी की स्थापना की थी। मंदिर की स्थापना उनके परपोते वज्रनाभ ने करवाई थी। यह मंदिर गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है, जो इस आध्यात्मिक स्थल को एक सुंदर पृष्ठभूमि प्रदान करता है।
द्वारकाधीश मंदिर के टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक एंड शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है। पूरे डे 3 के लिए हमने ऑटो लिया था, जिसका चार्ज लगभग 2200 पड़ा था। इसमें नागेश्वर, बेट द्वारका, रुक्मिणी टेम्पल के दर्शन, द्वारकाधीश टेम्पल तक वापसी और होटल ड्रॉप सब इंक्लूडेड था। लगभग 2 बजे के आसपास हम द्वारकाधीश टेम्पल से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए निकलते हैं। द्वारकाधीश टेम्पल से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है और पहुंचने में करीब 35 मिनट लगते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। मंदिर बहुत भव्य है। लगभग 3 बजे के आसपास हम मंदिर में दर्शन के लिए क्यू में लगते हैं, लेकिन यहाँ हमें थोड़ी क्यू मिसमैनेजमेंट देखने को मिली। भीड़ बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी मंदिर में दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश टेम्पल के कंपेयर में बहुत कम समय लगता है। मंदिर में दर्शन करने के लिए लगभग 1 से सवा घंटे का समय लग जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम गोपी तालाब देखने के लिए निकल जाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से गोपी तालाब लगभग 5.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने में करीब 15 मिनट लगते हैं। गोपी तालाब का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण वियोग में तड़प रही गोपियों ने अंतिम बार रासलीला के बाद इस स्थान पर जल समाधि ली थी। आप यहाँ पे बने गोपेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन भी कर सकते हो। कहा जाता है कि गोपी तालाब की मिट्टी पीली और चिकनी है, जिसे गोपी चंदन कहा जाता है। इसके बाद हम जाते हैं सुदर्शन सेतु। गोपी तालाब से बेट द्वारका की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में लगभग 45 मिनट्स लग जाते हैं। बेट द्वारका पहुंचने के लिए पहले बोट राइड लेनी पड़ती थी, लेकिन सुदर्शन सेतु के बन जाने से आप ऑटो या टैक्सी से आसानी से बेट द्वारका पहुंच सकते हो। सुदर्शन सेतु से गोमती रिवर और समुद्र का व्यू बहुत ही शानदार दिखाई देता है, खास तौर पर शाम के समय। लगभग 6 बजे के आसपास हम सुदर्शन सेतु पहुंच जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा समय बिताने के बाद लगभग 6:30 बजे हम बेट द्वारका मंदिर में दर्शन के लिए निकल जाते हैं।
लगभग पौने 7 बजे हम मंदिर परिसर में पहुंच जाते हैं, लेकिन मंदिर परिसर में पहुंचते ही यहाँ भी भीड़ और क्यू मिसमैनेजमेंट देखने को मिलती है। क्रिसमस हॉलीडेज की वजह से यहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लोग धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई। बेट द्वारका मंदिर में दर्शन करने के बाद आप पास में ही बने सोने की द्वारका के दर्शन भी कर सकते हैं। के बाद हम रुक्मणी टेम्पल जाने के लिए निकलते हैं। बेट द्वारका से रुक्मणी टेम्पल की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में करीब 45 मिनट्स लगते हैं। हम करीब 8:30 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं। यह मंदिर माँ रुक्मणी को समर्पित है और यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और सुकून भरा है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम सीधे अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर होटल में रुककर फ्रेश होने के बाद हम होटल के पास में ही एक रेस्टोरेंट में डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद हम होटल के आसपास लोकल शॉप्स में घूमते हैं और इसी के साथ डे 3 खत्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यात्रा के डे 4 में। सुबह 6 बजे हम फिर से द्वारकाधीश टेम्पल दर्शन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ और लंबी लाइन की वजह से हम सिर्फ गोमती घाट और मंदिर के बाहर ध्वज के दर्शन ही कर पाते हैं। सुबह का समय गोमती घाट पर बहुत ही अच्छा रहता है। नदी के किनारे बैठकर एक अलग ही शांति और पॉजिटिव वाइब्स महसूस होती है। अगर आपके पास डे 3 पर थोड़ा एक्स्ट्रा समय हो तो आप मकरध्वज हनुमान जी टेम्पल, 84 ऋषि टेम्पल और बड़केश्वर महादेव टेम्पल भी विजिट कर सकते हो। ये तीनों जगह बेट द्वारका और द्वारकाधीश टेम्पल के रूट पर ही पड़ते हैं, इसलिए इजीली कवर की जा सकती है। लेकिन हमारा ज़्यादातर समय द्वारकाधीश टेम्पल्स में भीड़ की वजह से लग गया था, इसलिए हमें ये सब प्लेसेस स्किप करने पड़े। अगर आप पीक सीजन में ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें ताकि ये हिडन जेम्स मिस ना हो। इसके बाद हम मंदिर के पास ही मौजूद रोड साइड शॉप से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जो काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल होता है। सुबह 8 बजे हम होटल से चेकआउट करते हैं और शिवराजपुर बीच की ओर निकलते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप रास्ते में रुक्मिणी टेम्पल भी विजिट कर सकते हो। शिवराजपुर बीच एक ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है। यहाँ आपको साफ पानी, सफ़ेद रेत और खुला शांत वातावरण देखने को मिलता है। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हम लगभग 11 बजे के आसपास द्वारका रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सोमनाथ एंड द्वारका घूमने का प्लान बना रहे हो तो आपकी ये पूरी यात्रा फ्लाइट सहित लगभग 20,000 पर पर्सन आसानी से हो जाएगी। और अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हो तो ये ट्रिप प्रति व्यक्ति लगभग 9,000 के आसपास हो जाएगी।